देखिए गेट फिजिक्स जो 2024 एग्जाम हुआ है उसकी रेस्पॉन्स शीट आ चुकी है। आंसर की भी जो है यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं इसको, टेंटेटिव है। तो यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो कि स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था ऑन द टेलीग्राम चैनल कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स क्या होंगे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मल्टीपल सेलेक्टेड टाइप हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादातर उसी केस में होता है। तो वन बाय वन हम इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे। टोटल 10 प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा है, तो अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर CSR नेट, गेट, जेस्ट और टिफर जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका टेंसर पर बेस्ड है। यहाँ पर A अल्फा और B बीटा कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर्स हैं या वेक्टर्स हैं। तो बताना है इनमें से कौन सी वाली जो क्वांटिटी है वो रिप्रेजेंट कर रही है टेंसर्स को। देखिए यहां पर आपके दो ऑप्शन तो डायरेक्टली ही यहां पर एलिमिनेट हो रहे हैं, एक ये वाला ऑप्शन और एक ये वाला ऑप्शन। एक्चुअल में ये टेंसर्स नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों, पहली बात तो एडिशन ही नहीं हो पाएगा इनका। इन दोनों की रैंक तो 1 है, लेकिन ये कॉन्ट्रावेरिएंट है तो ये कोवेरिएंट है, इसलिए इन दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं है यहां पर। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो यहां डिवीजन हो रहा है ये डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है। ये डिवीजन हो जाता अगर B की जगह पर A लिखा होता तो फिर A अल्फा अपॉन A बीटा को मैं लिख सकता था G अल्फा बीटा, जिसको मैट्रिक टेंसर भी बोलते हैं। तो मैट्रिक टेंसर में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता था, बट क्योंकि यहां पर B है और डिवीजन तो टेंसर्स में वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो इन दोनों ऑप्शंस को आप यहां से हटा सकते हैं। अब बात करते हैं इस टेंसर की और इस टेंसर की। ये दोनों टेंसर्स हैं दरअसल। ऐसा इसलिए क्योंकि A अल्फा B बीटा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं समथिंग C अल्फा बीटा, और ये कहां से आता है? ये है आउटर प्रोडक्ट ऑफ द टेंसर्स। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो C अल्फा बीटा है ये एक मिक्स्ड टेंसर है। दिस इज ए मिक्स्ड टेंसर जिसकी रैंक कितनी है? रैंक हमारे पास है 2, जैसे कि क्रॉनिकल डेल्टा टेंसर। दिस इज ऑल्सो ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। इसी प्रकार से अगर यहां पर आप देखेंगे न्यूमरेटर पार्ट में, तो यहां आप लिख सकते हैं इसमें आउटर प्रोडक्ट से C अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय, और यहां होगा इनर प्रोडक्ट क्योंकि डम इंडिसेस इक्वल है। सो A अल्फा B अल्फा, तो आप इसमें लिख सकते हैं समथिंग टेंसर। ठीक है, ये टेंसर है, ये टेंसर है, तो इनर प्रोडक्ट जब इनका होगा तो हमें मिलेगा एक स्केलर। ठीक है, तो ये एक स्केलर है जिसका रैंक कितना हो जाएगा? 0। कहां से आया? ये इनर प्रोडक्ट से। वी आर टेकिंग इनर प्रोडक्ट हियर। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास टेंसर है, दिस इज ऑल्सो टेंसर, इसलिए ये दोनों आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस इनमें से कौन सा वाला एलिमेंट शो नहीं करेगा पूछा गया है। देखो ESR यानी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस की कंडीशन ये है कि जो भी हमारे पास मेटल है या आयन है, मेटल आयन है, वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। दैट शुड बी पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास मौजूद होने चाहिए, चाहे एक भी क्यों ना हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर यहां पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में चला जाता है और वो ESR शो करेगा। ठीक है, हालांकि इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है आपका आने वाले एग्जाम्स के लिए कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और वो सब्सटेंस या वो मेटल जो है वो पैरामैग्नेटिक है, तो बताइए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? तो डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रख लेना, अंडर रूट में n ऑफ n+2 एंड म्यू बी, ये रिजल्ट होता है, जहां पर n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी निकलवा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी हमारे पास में मेटल्स दिए गए हैं, मेटल आयंस तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये सभी मेटल्स हमारे पास हैं या एलिमेंट्स हमारे पास हैं 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनकी सीरीज आपने जरूर स्टडी किया होगा, सक, टी, कर, मन, फी, को, नी, कु, जन, ये हमारे पास है। ठीक है, ये टोटल हमारे पास आते हैं 10 एलिमेंट्स 3D ट्रांजिशन। ठीक है, अब अगर देखोगे आप तो इसमें क्रोमियम और ये जो कॉपर आप देख रहे हैं ये एक्सेप्शनल केस है, मतलब कि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो एक्सेप्शनल केसेस में ये आते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर आएगा 3D1, 3D2, नेक्स्ट 3D3। अब यहां पर आप लिखेंगे 3D4 तो हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि 3D4 क्यों रॉन्ग हो जाएगा? बिकॉज आपको ये पता है
कि लेस देन हाफ फिल्ड, या आप कह सकते हैं एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, और एक आपके पास है बिल्कुल जो कंप्लीटली पेयर्ड हैं जिनके अंदर, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स सभी पेयर्ड हैं या फिर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हैं, तो वो मेटल या फिर वो एलिमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर यहां 3d4 आप लिखते हो तो 3d4 ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी को डिनोट नहीं कर रहा है, जबकि अगर मैं इसमें लिखना चाहूं 4s2 3d4 की जगह पर 4s1 3d5, तो आप देख सकते हैं कि इस s ऑर्बिटल में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, अब यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहां पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, लेकिन कितने हो गए? 5 हो गए। तो क्योंकि ये हाफ फिल्ड, ये भी हाफ फिल्ड, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबिलिटी को डिनोट कर रहा है, इसलिए क्रोमियम के केस में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे। दिस इज द राइट वन, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 3D, यहां पर आ जाएगा 5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9। अब यहां 9 भी गलत हो जाएगा, 3D9 नहीं होगा। अगेन स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा? 3D9 की जगह पर हो जाएगा हमारे पास में 4s1 एंड 3D10, ठीक है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, और जिंक का हो जाएगा 3D10, ठीक है। तो यहां पर मैं 10 लिख देता हूं, 4s1 इसके साथ है, और यहां पर हम लिख देते हैं क्रोमियम के केस में 3D5 एंड 4s1, ठीक है। अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं देखो, वी कर फी जन, ठीक है ना। अब देखो यहां पर 3D3 है, 3D3, तो यहां पर इस प्रकार से बनाइए आप 1 2 3 4 5, ये हमारे पास हो गया 5 सबशेल्स। तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर? 3 हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक, तो ये ESR शो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्रोमियम, क्रोमियम में 3D5 हैं, तो 3D5 ये भी हमारे पास ESR शो करेगा क्योंकि इसके अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयरन, तो आयरन के केस में 3D6, अब ये हमारे पास हो गया पेयर्ड, तो इनको हम यहां पर नेग्लेक्ट कर देंगे, और 4 हमारे पास हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये भी शो करेगा। लास्ट हमारे पास आता है जिंक, तो जिंक के केस में क्या होगा? 3D10, यानी कि ये है हमारे पास फुली फिल्ड केस, और फुली फिल्ड केस में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, इसलिए ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होगा, और अगर ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है इसलिए ESR जो है वो भी शो नहीं करेगा। इसका मतलब जिंक इज द राइट आंसर, जिंक जो है वो ESR शो नहीं करेगा, ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, यहां पर हमारे पास अगेन MSQ है, मल्टीपल सिलेक्टेड टाइप क्वेश्चन, तो ये आप ऑप्शन से भी मैच करवा के डायरेक्टली देख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया भी था जब मैंने मैग्नेटिक मटेरियल्स की क्लास लिया था गेट फिजिक्स में। तो ये ग्राफ शो करेगा एंटी फेरो, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। ये ग्राफ शो करेगा हमारे पास फेरोमैग्नेटिक, ये ग्राफ शो करेगा डायमैग्नेटिक, डिपेंड ही नहीं है टेम्परेचर पर, और ये वाला है पैरामैग्नेटिक। तो ऑटोमेटिकली जब आप यहां पर ऑप्शंस को मैच करेंगे तो फिर आपके पास 2 करेक्ट आंसर्स आ जाएंगे, सो वो हमारे पास फाइनल आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको गिवन है कि जो हीलियम एटम है, अगर इसका एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई नोड के इक्वल है, और अगर ट्रायल वेव फंक्शन, यानी कि जब हम वेरिएशनल मेथड का यूज करते हुए ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करते हैं फॉर दिस हीलियम एटम, तो उस समय पर आप ट्रायल वेव फंक्शन या तो ये मान सकते हैं या फिर ये मान सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में जब ये दोनों माने गए तो एनर्जीज यहां जो ऑब्टेन हुई हैं, दीज आर E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली। रिलेशन बताना था कि ई नोड E1 और E2 में क्या होगा, तो मैं एक आपको यहां पर लिस्ट दे देता हूं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। देखो थ्योरेटिकल वैल्यू कितना है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना है, इसके बाद में पर्टर्बेशन थ्योरी का अगर आप यूज करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितना आता है। नेक्स्ट है वेरिएशनल मेथड, अगर आप वेरिएशनल मेथड यूज करेंगे तो इस केस में यहां पर अगर ये ट्रायल वेव फंक्शन आप लेते हैं e⁻z' r1 + r2, काफी फेमस है ये, जहां z' हमारे पास में आप कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ही है, बट स्क्रीनिंग जो फैक्टर है उसको मानते हुए, तो इसकी वैल्यू लगभग 27/16 आता है आप इसको जब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और यहां पर समथिंग ऐड कर दिया गया है e⁻z' r1 + r2 एंड 1 + सम कांस्टेंट, चलिए यहां पर g ले लेते हैं, ठीक है, एंड देन r12, ठीक है। तो इन पांचों केस में आपको बता देता हूं कि जो एनर्जी आता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी इन केस ऑफ हीलियम एटम वो कितना आता है। देखो थ्योरेटिकल केस में आता है 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होती है दैट इज 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर्टर्बेशन का जो आप यूज करेंगे देन 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ठीक है, ये ट्रायल वेव फंक्शन अगर आप वेरिएशन प्रिंसिपल का यूज करते हुए कर रहे हैं, इन दैट केस हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 79, ठीक है, 77, ठीक है, यहां पर आता है 77.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस केस में वैल्यू आती है 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ध्यान दीजिए ये सभी जो है ना नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है, ये हमारे पास है। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो फिर पॉजिटिव में ले लेना आपने। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डाटा है ना, इस डाटा को आप याद रखें, क्योंकि इस डाटा से कई बार क्वेश्चन जो है ना वो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल पे उसमें भी आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो इस केस में जो ई नोड है वो एग्जैक्ट एनर्जी को बोला गया है, मतलब इसको ई नोड बोला गया है, इसको E1 बोला गया है और इसको E2 बोला गया है। अब रिलेशन बताना है इसमें, तो आप रिलेशन साफ साफ देख करके बता सकते हैं कि जो E1 का वैल्यू है, E1 का वैल्यू है वो E नोड से कम है। ठीक है, सेकंड थिंग, जो E2 का वैल्यू है वो हमारे पास में E नोड से कम है, और अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो फिर E2 का वैल्यू ग्रेटर हो गया E1 से। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अच्छा, ट्रायल वेव फंक्शन में जब आप मतलब वेरिएशन प्रिंसिपल का जब आप यूज करते हैं तो वेरिएशन थ्योरम में आपने एक चीज जरूर स्टडी किया होगा कि जो ई ट्रायल होता है, एनर्जी जो ट्रायल वेव फंक्शन हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन, फिर इसका मिनिमम वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं बाय टेकिंग द डेरिवेटिव पुट डाउन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई नोड, या फिर आप ई ग्राउंड कह सकते हैं, जो थ्योरेटिकल मतलब मेजरमेंट में किया गया है। ठीक है, देखो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये ई ट्रायल मतलब ट्रायल वेव फंक्शन में जो आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हैमिल्टोनियन में, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी से होगी। बट जब आप एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी यहां से, तो फिर वो एनर्जी जो हमारे पास आएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास में मिनिमम वैल्यू नहीं है, दिस इज नॉट एच मिनिमम, एच मिनिमम आपने कैलकुलेट करना है यहां से। ठीक है, तो वो चीज अलग है, वेरिएशन थ्योरम का हमारे पास डिस्कशन हो जाएगा, बट ये रिजल्ट हमारे पास यहां से डायरेक्टली प्रूव हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया वो उसमें ये कहा गया कि हमारे पास टोटल स्पिन्स जो है प्रेजेंट सिस्टम में वो कैपिटल N है, हर एक का स्पिन हाफ के इक्वल होता है, और यहां पर वो स्पिन अप डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, स्पिन डाउन डायरेक्शन में भी, पॉइंटिंग मतलब Z डायरेक्शन में कर रहे हैं, और ये जो लीनियर चेन बनेगी इन स्पिन्स की वो हमारे पास X डायरेक्शन में बन रही है। ठीक है, तो लीनियर चेन X डायरेक्शन के अंदर है, वन डायमेंशनल, और स्पिन्स जो हमारे पास ओरिएंट होंगे या तो वो प्लस Z में या फिर माइनस Z में। ठीक है, फिर आगे कहता है कि हमारे पास जो SP है, SF है, SA है, ये डिनोट कर रहे हैं पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक केसेस के लिए एंट्रोपीज को। तो बताना था कि इनके बीच का रिलेशन क्या होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो अरेंजमेंट होता है ना स्पिन्स का, वो आप किस प्रकार से जो है डिजाइन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक में जो स्पिन्स होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, तो कोई हो सकता है इस डायरेक्शन में हो, कोई हो सकता है इस डायरेक्शन में हो, कोई इस डायरेक्शन में, ठीक है, कोई इस डायरेक्शन में, ऐसे हमारे पास स्पिन्स ओरिएंट होते हैं, सच दैट कि टोटल जब मैग्नेटाइजेशन मतलब कह सकते हैं टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो आप निकालते हैं दैट वैल्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू ऑफ n प्लस प्लस n माइनस, ये डिनोट कर रहे हैं कितने हमारे पास नंबर ऑफ स्पिन्स अप डायरेक्शन में है, और ये डिनोट कर रहे हैं कितना हमारे पास डाउन डायरेक्शन में है, और हर एक का स्पिन जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमारे पास कितना है, म्यू के इक्वल है। तो मैग्नेटाइजेशन कंप्लीट हमारे पास ये कैलकुलेट होता है। आल्सो अगर मैं टोटल स्पिन्स कैपिटल N जैसा दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, तो n का वैल्यू हो जाएगा n प्लस प्लस n माइनस। ठीक है ना, कितने हमारे पास स्पिन अप डायरेक्शन में, कितने हमारे पास स्पिन डाउन डायरेक्शन में है। अब जब आप एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे पैरामैग्नेटिक के केस में, तो एंट्रोपी डिनोट करता है कि सिस्टम में कितना डिसऑर्डरनेस है। आप खुद से देखिए, इस सिस्टम में तो बहुत सारी डिसऑर्डरनेस है, क्योंकि जितने भी स्पिन्स आप यहां पर रखेंगे उनकी डायरेक्शन ही रैंडम है। तो डिसऑर्डरनेस होने के कारण आप देखिए कि जो पैरामैग्नेटिक केस में जो एंट्रोपी आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां पर होगा हमारे पास मैक्सिमम का केस। फिर बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये आपने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में भी स्टडी किया होगा, आइसिंग मॉडल के अंदर भी। ठीक है, तो आइसिंग चेन आपने स्टडी किया होगा, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी आता है फ्रस्ट्रेटेड स्पिन। फ्रस्ट्रेटेड स्पिन का भी कॉन्सेप्ट है यहां पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल अज्यूम करते हुए फ्रस्ट्रेटेड स्पिन का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो अब फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, देखो ये हमारे पास हैमिल्टोनियन है -j समेशन SISJ। ये SISJ डिनोट कर रहे हैं नाइबरिंग स्पिन्स के बीच कितना इंटरेक्शन है, और J डिनोट करता है एक्सचेंज कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, जब फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल की बात होती है तो J का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, J का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो यहां पर जितने भी स्पिन्स होंगे वो सभी पैरेलल डायरेक्शन में होंगे। तो यहां पर पैरेलल डायरेक्शन बना देता हूं मैं इस प्रकार से, सभी के सभी स्पिन कितने हैं, पैरेलल डायरेक्शन के अंदर है। तो अगर ये सभी स्पिन पैरेलल डायरेक्शन में हो गए तो आप खुद से बताइए पहले तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होगा। देखो, हम जानते हैं यहां पर टोटल स्पिन कितने हैं, n है,
और n प्लस और n माइनस क्या है, स्पिन अप और स्पिन डाउन। तो ध्यान दीजिएगा इस टर्म में जो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है वो बहुत फेमस है। द फॉर्मूला इज k ln w विच इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, और ये वैल्यू होता है k ln n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने वहां पर भी स्टडी किया होगा जब फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट्स आप लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आपका CSR नेट में बना है। क्लियर है? अब देखो जो जितने भी हैं हमारे पास स्पिन्स, दे आर डायरेक्टेड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ना, नेगेटिव में तो है ही नहीं, तो यहां तो 0 फैक्टोरियल कर दो और n पॉजिटिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी n फैक्टोरियल। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है और नेचुरल लॉगरिथम 1 का कितना होता है, 0, तो एंट्रोपी 0, और होना भी चाहिए क्योंकि सारे के सारे ऑर्डर्ड हैं। ठीक है, तो इसके एंट्रोपी कितनी आएगी, 0, इसकी मैक्सिमम है। और एंटी फेरो केस में क्या होगा, तो एंटी फेरो में J का वैल्यू लेस देन 0, और स्पिन्स कैसे ओरिएंट होते हैं, एंटी पैरेलल, यानी कि अगर एक का स्पिन अप डायरेक्शन में है तो दूसरे का स्पिन डाउन, ये वाली सिचुएशन। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, यहां पर जब आप एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे तो एंट्रोपी का वैल्यू यहां से आएगा k ln n फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि n/2 जो स्पिन्स हैं वो अप डायरेक्शन में है और n/2 स्पिन डाउन डायरेक्शन में है, तो यहां हम लिखेंगे n/2 फैक्टोरियल और n/2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में फेरो से ज्यादा मिल रहा है। तो कहने का मतलब जो ऑर्डर आपका नजर आने वाला है वो ऑर्डर कुछ ऐसा होगा कि पैरामैग्नेटिक केस में एंट्रोपी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद किससे ज्यादा, एंटी फेरो का सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद फेरो का 0 है, तो ये फेरो हो गया। ये ऑर्डर जहां पर फुलफिल हो रहा होगा दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसमें आपके 2-3 ऑप्शन सही होंगे, मतलब SP इज ग्रेटर देन SA, SP इज ग्रेटर देन SF और SA इज ग्रेटर देन SF, तो ये तीनों ही ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको यहां पर ऑप्शंस के अंदर दे रखा था। फिर है 6th क्वेश्चन, ये है आपका क्लैंपर सर्किट। एक होता है क्लीपर सर्किट, एक होता है क्लैंपर सर्किट, और क्लीपर क्लैंपर सर्किट्स में जो हमने शॉर्ट ट्रिक बना रही है वो आप इस YouTube चैनल पर ही देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली वहां पर बता रखा है कैसे आप जो है वेव फॉर्म जो इनपुट में आप दे रहे हैं उसको देख करके बता सकते हैं कि आउटपुट में आपको कैसा जो है वेव फॉर्म नजर आने वाला है। यहां पर जो डायोड लगा है तो हम नीचे वाला पॉइंट लेकर के चलते हैं क्लैंपर सर्किट में, क्योंकि इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं, यहां पर ए हम लोग जो है ये पॉइंट हमने डिनोट कर दिया नीचे वाला। अब इस ए पॉइंट से इस डायोड का पी कनेक्ट है, पॉजिटिव कनेक्ट है, तो कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारे पास वेव है ये वेव फॉर्म शिफ्ट हो जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्ट है इसलिए। ठीक है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और कितना पीक टू पीक वोल्टेज होगा, तो पीक टू पीक वोल्टेज सेम मेंटेन्ड है। यहां पर आप देख सकते हैं पीक टू पीक वोल्टेज कितना होगा, 3 माइनस और -3 यानी 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट ही आपका यहां पर आउटपुट में भी नजर आएगा। तो समथिंग कुछ ऐसा आपको वेवफॉर्म मिलेगा, यहां पर ऐसा, देन 6 इस प्रकार से। ठीक है, नीचे आपको वेवफॉर्म नहीं मिलने वाली है, एंड दैट इज 6 वोल्ट एंड दिस इज 0। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको नजर आएगी। क्लियर है, दिस इज द क्लैंपर सर्किट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक और जो क्वांटम फिजिक्स है इसका कॉम्बिनेशन जो है यहां पर पूछा गया है। तो क्वांटम में आपको कम्यूटेशन रिलेशन और डीजनरेसी हाइड्रोजन एटम के साथ कितना एसोसिएटेड होता है इसका नॉलेज होना चाहिए। और यहां पर ये जो कंप्लीट आप हैमिल्टोनियन देख रहे हैं, ये हैमिल्टोनियन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के केस में आपने एटॉमिक फिजिक्स के अंदर भी स्टडी किया है, जहां पर डार्विन टर्म के बारे में बताता है। अब इस केस में आपको यहां पर इन 4 ऑप्शंस में से MSQ बेस्ड है ये, मल्टीपल सिलेक्टेड टाइप, तो एक से ज्यादा ऑप्शंस यहां पर करेक्ट हो सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग चेक करते हैं। जैसे यहां पर एक चीज का आप जरूर ध्यान रख लें, H नोड यह है अनपर्टूर्ड हैमिल्टोनियन सिस्टम का। किस सिस्टम का? हाइड्रोजन एटम, यानी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एटम में जब 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो उस समय पर सिस्टम का हैमिल्टोनियन इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और यह H डैश यानी पर्टूर्ड हैमिल्टोनियन, जब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का हम लोग जिक्र करेंगे। H नोड का ध्यान रखिएगा, जो कंप्लीट सेट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, कंप्लीट सेट ऑफ आइगन वैल्यूज यानी किन किन के साथ ये कम्यूट कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ये सभी के साथ कम्यूट करता है, मतलब L² S² LZ SZ J² और JZ सभी के साथ कम्यूट करता है। जबकि ये जो H डैश है ये हमारे पास कम्यूट करता है L² के साथ, इसके बाद S² के साथ, J² के साथ, ठीक है, और JZ के साथ, इनके साथ ये कम्यूट करता है, बट LZ और SZ के साथ कम्यूट नहीं करता। ठीक है, अगर मैं इसी बिहाफ पर यहां पर देखता हूं
तो देखो फर्स्ट जो ऑप्शन है ये हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट, कम्यूट नहीं करता LZ SZ के साथ। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको ये प्रूव करना है LZ के साथ कम्यूट नहीं करता, आपको ये प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? देखो A L वेक्टर डॉट S वेक्टर, तो इसका आप लिख सकते हैं सम कांस्टेंट A एंड देन L, यहां पर आप लिख सकते हैं LX SX प्लस में LY SY और प्लस में हो जाएगा LZ SZ। ठीक है, अब आप कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। यहां पर हमारे पास है दिस इज H डैश एंड LZ के साथ। ठीक है, देखो H डैश का जब आप LZ के साथ कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा SX LX LZ, ठीक है, प्लस में SY एंड LY LZ और प्लस में SZ एंड LZ LZ। तो ये तो चलो आपका जीरो बन गया, बट ये दोनों तो जीरो नहीं बनेंगे ना, ये दोनों आपके जीरो नहीं बनेंगे, तो ये नॉन जीरो आ जाएगा, तो कम्यूट नहीं करेगा इसके साथ। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट है। फिर कम्यूट करेगा L स्क्वायर के साथ, बिल्कुल L स्क्वायर के साथ ये भी कम्यूट कर रहा है, ये भी कम्यूट कर रहा है, बिल्कुल सही है। फिर H नोट की ये हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ आइगन वैल्यूज हैं, तो बिल्कुल सही है ये भी। और जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ डीजनरेसी की बात की गई है। तो हाइड्रोजन एटम के केस में ध्यान रखिएगा, जब आप स्पिन डीजनरेसी फैक्टर की बात कर रहे होते हैं, यानी स्पिन्स को आपने इंक्लूड कर लिया, तो फिर क्योंकि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के 2 स्पिन स्टेट्स पॉसिबल होते हैं, एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन, और इस क्वेश्चन में आपको कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि स्पिन्स की बात कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो डीजनरेसी का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, बट ये इन टर्म्स ऑफ n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी को आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 2l प्लस 1, यानी n स्क्वायर जब होता है तो डीजनरेसी अगर मुझे l की टर्म्स में लिखना होता है तो फिर ये होता है 2l प्लस 1। ठीक है, तो ये टोटल डीजनरेसी हमारे पास H नोड के साथ एसोसिएटेड होगी, H नोड के साथ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, H नोड के साथ डीजनरेसी जो एसोसिएटेड है दिस इज ट्वाइस ऑफ 12 प्लस 1। अगर ये H डैश के साथ पूछता तो H डैश के साथ हो जाता, देखो यहां पर L वेक्टर डॉट S वेक्टर है, तो यहां पर हो जाता है 2l प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई 2s प्लस 1। ठीक है, L वेक्टर के लिए ये और S वेक्टर के लिए ये। ठीक है, तो ये हमने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन यहां पर करेक्ट होंगे, दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन जैम में भी पूछा गया था, IIT जैम के अंदर, कि इस इंटीग्रल का वैल्यू कितना होता है, यही बता दीजिए पहले तो। इस इंटीग्रल का जो वैल्यू, ये काफी फेमस हमारे पास में क्वेश्चन है। जब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से स्टडी करते हैं तो उसमें पॉइजन इक्वेशन और लैप्लेस इक्वेशन, जब आप यहां पर लिख रहे होते हैं जैसे डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0 या फिर माइनस रो बाय एप्सिलॉन, ठीक है, तो कोई भी आप यूज कर लीजिए, ये लैप्लेस इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन। जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एसोसिएटेड होता है एक पॉइंट चार्ज के साथ, वो वेरी करता है 1/r के साथ। तो आपको इस इंटीग्रल की कई बार जरूरत हो जाती है, डेल स्क्वायर ऑफ 1/r। ठीक है, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं, हालांकि मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूं, ये जो वैल्यू जो आप फाइंड आउट करेंगे ना, तो डाइवर्जेंस थ्योरम से इसका जो वैल्यू आता है उसमें डिस्क्रिपेंसी है। क्या डिस्क्रिपेंसी है? ये डिस्क्रिपेंसी बताती है कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल सोल्व करते हैं इन केस ऑफ द डाइवर्जेंस थ्योरम, और राइट हैंड साइड जब आप सोल्व करते हैं तो रिजल्ट बराबर नहीं आता। एक रिजल्ट आपका आता है -4π, एक रिजल्ट आपका आता है 0। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है? तो यहां पर बताया गया कि ये जो आप देख रहे हैं डेल स्क्वायर 1/r, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन एक स्ट्रेंज फंक्शन है। स्ट्रेंज फंक्शन है, इसलिए डिरैक ने डिरैक डेल्टा फंक्शन इंट्रोड्यूस किया इसी को देखते हुए। ठीक है, ये किस टाइप का फंक्शन है? ये इस टाइप का फंक्शन नहीं है कि हमारे पास जैसे जैसे आप r को डिक्रीज करते चले जाओगे वैसे वैसे आपका जो फंक्शन है वो धीरे 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 आपका इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। ऐसा नहीं है ये फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है कि जब आप r को कम करते चले जा रहे हो तो आपका ये जो हमारे पास फंक्शन है वो 0 है, 0 है, 0 है, और एकदम से जब r इज इक्वल टू 0 पर आप पहुंच गए तो एकदम से इंफिनिटी पे स्पाइक कर गया। ठीक है, ये फंक्शन कुछ इस टाइप से बनेगा, ना कि इस प्रकार से कि वो धीरे धीरे इंफिनिटी की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा है या माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा है ये। ठीक है, ये एकदम से हमारे पास स्पाइक फॉर्म दे रहा है। ठीक है ना, इस तरीके का फंक्शन या फंक्शन जो आप बोल रहे हैं दिस इज कॉल्ड डिरैक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो ये जो वैल्यू जो आप सोल्व करते हैं ना, तो इसका वैल्यू हम लिख देते हैं यहां पर -4π डेल ऑफ r, और वो भी 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये वैल्यू हमारे पास होती है। अब देखो 1 बाय 1 आपने ऑप्शन को चेक करना है। जैसे कि इस इंटीग्रल का वैल्यू डाइवर्ज कर जाएगा, तो ये इंटीग्रल तो डाइवर्ज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहां पर जो डेल 3r d³ का वैल्यू होता है ओवर सम वॉल्यूम v, ये वैल्यू होता है हमारे पास 1 के इक्वल। ठीक है, तो जैसे जैसे r इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ये जो रिजल्ट है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये जो रिजल्ट है वो आपका होता है 0 का अप्रोच, 0 हो जाता है। ठीक है, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास ये जो इंटीग्रल है ना, ये इंटीग्रल का वैल्यू तो -4π हो सकता है या फिर इसका वैल्यू हो सकता है 0।
ये -4 पाई जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास होता है जब r का वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो जाता है, और अदरवाइज केस में इंटीग्रल का वैल्यू कितना होता है? 0। तो अब देखिए डाइवर्स तो नहीं कर रहा है, जब r इंफिनिटी हो रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो नहीं, 0 वैल्यू आ रही है ना, तो कुछ वैल्यू है हमारे पास। वैनिश कर रहा है, हाँ बिल्कुल वैनिश है, 0 बोल रहे हैं हम लोग, तो 0 इज वैनिश्ड, ठीक है। तो ये सही नहीं है बट ये सही है। फिर आगे कहता है कि जब r = 0 किसी वॉल्यूम v के अंदर होगा और उसके ओवर ही हम लोग यहां पर जो है वॉल्यूम इंटीग्रल सोल्व कर रहे होंगे, तो इसका वैल्यू -4 पाई आएगा। तो बिल्कुल सही है, देखो -4 पाई r = 0 पर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये r = 0 वॉल्यूम में ही नहीं है, ठीक है, अगर ये r = 0 वॉल्यूम में नहीं है, तो फिर इस इंटीग्रल का वैल्यू -4 पाई नहीं आएगा, फिर इसका वैल्यू 0 आएगा। तो फिर ये वाला भी सही है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला इनकरेक्ट है। क्लियर है? अब देखो लास्ट 2 क्वेश्चन बचते हैं, उनको हम देखेंगे। तो इसमें जो 9th क्वेश्चन है, यहां पर आपको गिवन है कि 2 न्यूक्लियाई हैं, एक ऑक्सीजन, दूसरा हमारे पास नाइट्रोजन गिवन है। तो इन दोनों का जब आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द शेल मॉडल, तो इनका जो डिफरेंस है, उनका मॉडुलस जब आप कैलकुलेट करेंगे, दैट वैल्यू समथिंग a/3। ए का वैल्यू इंटीजर में बताना है आपने, ठीक है। तो ये आप कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, अगर ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन 15 8, तो इस केस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 8 हैं और न्यूट्रॉन्स हैं वो 7 है, 15 - 8, ठीक है। तो हमें तो यहां पर पता चल गया कि एक इवन ओड न्यूक्लियाई है। तो ये जो ओड न्यूक्लियाई है यानी ओड न्यूट्रॉन है, ये डिसाइड करेगा कि पैरिटी क्या होगी। दूसरी बात, अगर हम नाइट्रोजन को केस लेकर के चलें, नाइट्रोजन यानी 15 7, तो इस केस में प्रोटॉन्स हमारे पास है 7 और न्यूट्रॉन्स हैं 8। अगेन यहां पर जो ओड प्रोटॉन आएगा, 7th प्रोटॉन, वो डिसाइड करेगा स्पिन पैरिटी क्या है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर जब कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द शेल मॉडल, दैट इज s½ नेक्स्ट इज p3/2, p½ d5/2, s½ d3/2 एटसेट्रा, ऐसे लिखते हैं आप लोग। और जो मैक्सिमम न्यूक्लियन आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं? 2j+1। देखो 2, ये j है ना, ये सभी वैल्यूज j को डिनोट कर रहे हैं। तो 2j+1 कैलकुलेट करें यहां पे, तो 2 × 1/2 + 1 यानी 2, नेक्स्ट 4, फिर नेक्स्ट 2, 6 एंड सो ऑन। इस प्रकार से आपने न्यूक्लियंस को फिल करना है, ठीक है। अब देखो जो ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, उस केस में जो 7th न्यूक्लियन आएगा वो कहां पर आएगा? तो 2 + 4 6 और 7, यानी हमारे पास p½ में आ रहा है। तो p½ में अगर आएगा तो यहां देख सकते हैं कि j का वैल्यू कितना है? ½ है, और L का वैल्यू कितना है? L का वैल्यू हमारे पास 1 है क्योंकि p ऑर्बिटल की बात चल रही है, और लास्ट S का वैल्यू कितना होगा? तो ½ होगा। तो ये रिलेशन किसको ओबे कर रहा है? J = L + S या फिर J = L - S? तो ये रिलेशन है J = L - S, यानी ½ = 1 - ½ इसको ओबे कर रहा है। तो यहां जो फॉर्मूला लगेगा मैग्नेटिक मोमेंट का, दैट इज μ = J/J + 2s, फिर आए J प्लस में 3s, देन GL माइनस में SGS, ठीक है। ये थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना आपके लिए ट्रिकी हो सकता है, तो इसको आप जरूर याद रख लें। और J = L + S में बहुत इजी है, LGL + SGS, इसमें तो डायरेक्ट LGL + SGS, ठीक है। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अब देखो कुछ नहीं करना, आपने जो वैल्यूज है ना वो यहां रख देना है, सभी वैल्यूज रख देना है, ताकि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर लें इन टर्म्स ऑफ GL एंड GS, ठीक है। तो देखो यहां J का वैल्यू कितना है? ½ नेक्स्ट है J + 2s, तो ये आपके पास हो जाएगा 3/2, फिर है J + 3s, तो ½ प्लस में 3/2, ½ प्लस में 3/2 दैट इज 4/2, दैट इज 2, है ना। तो ये 2 हो गया हमारे पास। सो 2 × GL एंड माइनस में ½ × GS, ठीक है। और देखो ½ में 3/2, तो इसका आप लिख सकते हैं 1/3, ठीक है, 1/3। अब देखो ये जो 1/3 है ना, ये फैक्टर, इस फैक्टर को तो आप भूल जाओ, क्योंकि यहां पर देखो 1/3 दे रखा है ना, तो इस 1/3 को तो हम रिगार्ड नहीं करेंगे। बाकी जो आएगा हमारे पास डिफरेंस, दैट इज योर a, उस a का वैल्यू आपने सोल्व करना है इन टर्म्स ऑफ इंटीजर। तो देखिए यहां पर जो GL और GS की वैल्यू है, दैट इज टोटली डिपेंडिंग कि जो आप ओड न्यूक्लियन कंसिडर कर रहे हैं ना, वो हमारे पास न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है। देखिए अगर ओड न्यूट्रॉन होता है, जैसे यहां पर है ऑक्सीजन के केस में, तो फिर GL का वैल्यू होता है 0। अब ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, पहले देता था एग्जाम के अंदर, तो CSR नेट का एग्जाम भी पहले अगर होता था 2015-16 में, तब ये वैल्यूज आपको देता था, बट अभी भी वो वैल्यूज जो है आपको देता नहीं अभी कई बार, ठीक है। नेक्स्ट है GS का वैल्यू होता है -3.8, ठीक है। मैं सिर्फ फर्स्ट इंटीजर तक लेकर के चल रहा हूं, राउंड ऑफ टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो अगर ये वैल्यूज आप यहां रखोगे ना, तो कैलकुलेट होगा μO। ये 1/3 आप भूल जाओ, इसको मत कैलकुलेट करें, ठीक है ना। जो भी आएगा वो A आएगा फिर आपके पास, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 × 0, ठीक है, तो 0 बन गया, माइनस और ये माइनस प्लस बन गया, और 3.8 / 2 दैट इज 1.9, वो भी प्लस का,
ठीक है, ये ऑक्सीजन का आ गया। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं, अगर ओड प्रोटॉन का केस बनता, ओड प्रोटॉन का केस बनता तो फिर जीएल का वैल्यू होगा 1 और जीएस का वैल्यू होगा प्लस का 5.6। ठीक है, अब ये वैल्यूज यहां रखो। ठीक है, तो म्यू ऑक्सीजन के केस में जो आएगा, ध्यान दीजिए इसकी यूनिट होती है म्यू एन, बट मैं म्यू एन लगाऊंगा नहीं क्योंकि यहां पर म्यू एन में कुछ और डिनोट कर रहा हूं, मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन न्यूक्लियाई, और ये म्यू एन यहां पर न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट को डिनोट कर रहा है जो कि इसकी यूनिट है। ठीक है, तो अभी मैं इसको अभी भूल जा रहा हूं। ठीक है, तो म्यू ओ हमारे पास आएगा, सॉरी म्यू एन हमारे पास आएगा नाइट्रोजन केस में, दैट इज 2 माइनस में हाफ इंटू जी एस विच इज 5.6। ठीक है, और ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, देखो यहां पर 2.8 पर, सो दिस वैल्यू इज माइनस का 0.8। ठीक है ना, 2 माइनस में 2.8 दैट इज माइनस 0.8। अब आप दोनों का डिफरेंस ले लो तो वो ए आ जाएगा आपका, क्योंकि 1/3 तो आपने इग्नोर कर दिया था ना इसको। ठीक है, तो डिफरेंस हमारे पास होगा 1.9 माइनस ऑफ माइनस 0.8, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज 2.7। अब इसको आपने राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इंटीजर नियरेस्ट इंटीजर देखना पड़ेगा, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर हमारे पास है 3 और वो भी प्लस का, क्योंकि मॉडुलस ले लिया गया है ना यहाँ पे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, तो 3 इज योर फाइनल आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, हॉल इफेक्ट पर बेस्ड है और एमएसक्यू है ये। ठीक है, ये एनएटी टाइप था क्योंकि इंटीजर में आपने आंसर को फिल करना था, बट ये आपका एमएसक्यू है। देखो इसमें एक एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर दे रखा है, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 3 सेंटीमीटर, थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सेस आपको यहां पर शो की गई है XYZ। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है, ये जो हमारे पास ओरिजिन है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि जो वाई एक्सिस का जो हमारे पास जहां पर Y0 बनता है, ये जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास है नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। ओके, ये नेगेटिव है हमारे पास, मतलब कहने का ये हो गया मतलब कि ये नेगेटिव है, दिस प्लेट इज नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली जो ये वाली प्लेट है ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये सिचुएशन बन रही है इस केस में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो डायरेक्टली पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, ये वाली डायरेक्शन होगी। ठीक है ना, नेगेटिव से सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव, ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या वाई डायरेक्शन आ रही है, तो बिल्कुल वाई डायरेक्शन आपकी तरफ है तो प्लस वाई डायरेक्शन होगी, उधर होती तो माइनस वाई डायरेक्शन बोलते, तो ये बिल्कुल सही है, दिस ऑप्शन इज राइट। ओके, एक एक ऑप्शन करके चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, करंट एक्स डायरेक्शन में बह रहा है, तो करंट एक्स डायरेक्शन मतलब ये ऐसे करंट जा रहा है, देखो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका है जेड डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड डायरेक्शन में है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, और यहां हमारे पास है आई एक्स, तो करंट एक्स डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई डायरेक्शन में, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिचुएशन बन रही है। अब आपको ये पता है कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम के केस में वहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस आपस में बैलेंस कर लेते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि Q इंटू EY इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो Q इंटू V क्रॉस B। चलिए अभी मुझे डायरेक्शन नहीं पता है तो मैं QE वेक्टर ही ले लेता हूं इसको। ठीक है, अच्छा आप देखिए ये Q से ये Q कैंसिल आउट हो गया, इसकी डायरेक्शन मुझे पता है पहले से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, वाई डायरेक्शन, वो भी प्लस का, तो ये आ जाएगा प्लस का J कैप इज इक्वल टू। फिर नेक्स्ट है वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो ये मुझे अभी पता नहीं है क्योंकि ये पूछ रहे हैं ना कि मेजॉरिटी कैरियर्स का इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये मुझे अभी चेक करना पड़ेगा मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है। फिर क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो हमारे किस डायरेक्शन में लग रही है, जेड डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास हो जाएगा K कैप। अब आप बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए, यहां पर हमारे पास होगा माइनस का आई कैप। क्लियर, माइनस आई कैप, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वो किस डायरेक्शन में है, माइनस एक्स डायरेक्शन में, और करंट किस डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो करंट इधर और चार्ज कैरियर्स इधर, तो ये होल्स के केस में होगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स के केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में होगा क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब जो मेजॉरिटी कैरियर्स गिवन थे, जो यहां पर फ्लो हो रहे थे, वो कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। तो मेजॉरिटी कैरियर्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने खुद बोला है क्वेश्चन के अंदर कि माइनॉरिटी कैरियर्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स आपको लेकर के चलना है, और उनका जो फ्लो है वो मतलब करंट जो हमारे पास फ्लो होगा दैट इज इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां हमारे पास ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब बच गए ये दो स्टेटमेंट्स, इनको चेक करने के लिए आपको थोड़े फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। अच्छा एक चीज और है, यहां पर BZ का वैल्यू और RH का वैल्यू, RH का वैल्यू आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, होल कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, और ये वैल्यू होती है 1/NE। यही होता है ना हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी में होते हैं
एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये वैल्यू आती है माइनस का 1/ne। पर चलो माइनस साइन में अभी इग्नोर कर रहा हूं, 1/ne। कंसंट्रेशन दे रखा है मुझे, कंसंट्रेशन इज 12.5 इंटू 10⁻13 एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, देखिए यहां पर सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। तो यहां पर हमारे पास जाएगा पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10⁻6, 10⁻6 वो भी न्यूमरेटर में, नीचे तो 10⁻⁻6 ही आएगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 10⁻6। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गए सारे, और 12.5 इंटू 1.6 तो ये आपके पास आ जाएगा 1/20, दैट इज 0.05। बट यहां तो आपको काफी ज्यादा दे रखा है वैल्यू, ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। क्लियर है। लास्ट आपका बच गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं फॉर्मूला यहां पर अडॉप्ट करूंगा इस केस में, ठीक है। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखो एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन सकता है कि जो होल वोल्टेज है VH, ठीक है, दैट वैल्यू इज, ठीक है, ये जो होल वोल्टेज है देखो यहां पर डेवलप है ना, तो इसकी विड्थ कितनी है 3 सेंटीमीटर, या W से इसको डिनोट कर देते हैं अभी, तो W, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो EY, ठीक है, तो VH इज इक्वल टू WEY, ऐसा लिख सकता हूं। देखो फिर आगे EY को मैं क्या लिख सकता हूं, तो EY यहां से देखो EY इज इक्वल टू VXBZ, क्योंकि वेलोसिटी x डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में, तो कैसे लिख सकता हूं VXBZ, ठीक है। चलो BZ भी मुझे दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, और W भी मुझे दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, बट VX नहीं दे रखा, तो VX को अगेन मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ करंट, तो मैं लिख सकता हूं W इंटू BZ, और VX मेरे पास हो जाएगा, देखो I इज इक्वल टू NEAVD होता है ना, वहां से आप यूज करिए NEAVD, ठीक है, ये वाला रिलेशन आप यूज कर सकते हैं। तो VX हो जाएगा I अपॉन में, I जो कि x डायरेक्शन में है, अपॉन में NE एंड A, एरिया। ये कौन सा एरिया है? ये एरिया कौन सा है? देखो ये एरिया आपका होगा x डायरेक्शन में है हमारे पास करंट, ठीक है, x डायरेक्शन में तो करंट आपने ले लिया है। यहां जो हमारे पास है दैट इज विड्थ इनटू थिकनेस, ये वाला आपका एरिया बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा W इंटू T, ठीक है, तो ये W से ये W कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा BZ IX, और 1/ne आपका RH होता है, तो दिस इज RH अपॉन में T। ये फॉर्मूला काफी जाना माना है, देखो ये फॉर्मूला आपका बहुत बार आपने इसको थ्योरी में भी स्टडी किया होगा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हालांकि आप इसको JX की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी की टर्म्स में। आगे देखते हैं, BZ तो मुझे कैलकुलेट करना ही है, दैट वैल्यू इज VH इंटू T डिवाइडेड बाई IX इंटू RH। सभी वैल्यूज आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, वैल्यूज पुट कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा यहां से BZ इज इक्वल टू, हॉल वोल्टेज यहां पर गिवन है 20, बट ये मिली वोल्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि जो करंट है वो मिली एम्पियर में है, तो वो मिली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपॉन में 2 लिख देंगे। थिकनेस 0.5 मतलब हाफ, और सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 मीटर, और होल कोफिशिएंट, ये होल कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1/20, तो 1/20, तो वो 20 ऊपर ही चला जाएगा, तो मैं काम करता हूं 20 से मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, ये रिजल्ट बनेगा। अच्छा आगे देखते हैं यहां पर, फिर इसका देखो ये 400 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 4, तो देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1 टेस्ला, करेक्ट दे रखा है, तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है, तो 1 टेस्ला करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन बिल्कुल सही है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इनकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, करंट इज इन दिस डायरेक्शन, ओके। तो ये आपके MSQ में सब ज्यादा जो है प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को, तो मैंने इनके सॉल्यूशन आपको यहाँ पर करवा दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू।